कैपेसिटी प्लानिंग एंड फैसिलिटी लोकेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल वाइज जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हमें कैपेसिटी प्लानिंग कर बताते हैं कि कैपेसिटी प्लानिंग जो है वो क्या होती है। बट तो उससे पहले देखते हैं कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी इज़ द मैक्सिमम आउटपुट रेट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस फैसिलिटी, कि एक सर्विस फैसिलिटी या प्रोडक्शन फैसिलिटी का मैक्सिमम जो आउटपुट रेट होता है ना, दैट इज़ द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी प्लानिंग क्या हुई कि इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द आउटपुट रेट दैट मे बी नीडेड एट अ फैसिलिटी, कि वो प्रोसेस जो कि आउटपुट रेट को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाए, जो कि बाद में फैसिलिटी में नीड भी हो सकती है इसकी, ठीक है, दैट मे बी नीडेड एट अ फैसिलिटी, दैट इज़ कैपेसिटी प्लानिंग। तो इसमें दो किस्म के इश्यूज आते हैं जब आप कैपेसिटी प्लानिंग करते हो। एक होता है स्ट्रेटेजिक इशू, ठीक है, लॉन्ग टर्म, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इशू जिसका आ सकता है। एक होता है टैक्टिकल टैक्टिकल इशू, जो कि हमारा डे टू डे इशू हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इशू हमारे पास ये आ सकता है कि जी हाउ मच एंड व्हेन टू स्पेंड कैपिटल फॉर एडिशनल फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, कि कितना पैसा स्पेंड करना चाहिए और कब करना चाहिए अपना एक कैपिटल स्पेंड फॉर एडिशनल फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, कि वो कौन सा टाइम होगा कि जब हम उसको स्पेंड करेंगे कैपिटल को और कितना करेंगे, ये हमें नहीं समझ लगती, ये प्रॉब्लम इशू क्रिएट होता है। फिर टैक्टिकल इशू ये होते हैं कि वर्क फोर्स और इन्वेंट्री लेवल का इशू आता है, एंड डे टू डे यूज़ ऑफ इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, उनको कैसे यूज़ करना है, कितना वर्क फोर्स हमें चाहिए, इन्वेंट्री लेवल कितनी होनी चाहिए, ये हमारे डे टू डे इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो मेजरिंग कैपेसिटी एग्जांपल अगर देखें कि देर इज़ नो वन बेस्ट एग्जांपल टू मेजर कैपेसिटी आउटपुट मेजर्स लाइक केजीज पर सेकेंड पर डे है और इजियर टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स इनपुट मेजर्स वर्क बेटर। ये टाइप ऑफ बिजनेसेस दिए हुए हैं और इनपुट मेजर कैपेसिटी दी हुई है और आउटपुट मेजर कैपेसिटी दी हुई है, कि अगर कोई कार मैन्युफैक्चर बिजनेस टाइप है तो जो उनकी इनपुट मेजर ऑफ कैपेसिटी होगी वो लेबर आवर्स होंगे, ठीक है। लेबर्स, एक लेबर जो है अपना एक आवर में जो जितना काम करता है, और जो आउटपुट होगा वो होगा कि एक शिफ्ट में कितनी कार्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये उसका वो बताया हुआ है थ्योरेटिकल वे में कि इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। कैपेसिटी इंफॉर्मेशन नीडेड अगर देखें तो डिज़ाइन कैपेसिटी हमें पता चाहिए होती है, और इफेक्टिव कैपेसिटी में हम देखते हैं जब भी हम कैपेसिटी की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो डिज़ाइन कैपेसिटी मैक्सिमम आउटपुट रेट अंडर आइडल कंडीशन होता है, कि आपका मैक्सिमम आउटपुट रेट जो आ रहा होता है। एक आइडल कंडीशन वो होती हैं जिनमें कोई फैक्टर्स जो होते हैं ना नॉर्मली अफेक्ट नहीं करती हैं, लाइक आज कस्टमर कम आए हों, या फिर आज वर्कलोड ज़्यादा हो गया, कस्टमर एकदम से ज़्यादा आ गए हैं, या एफिशिएंसी जो है ना उनको एक आइडियल कंडीशन में कंसिडर किया जाता है कि बेकरी कैन मेक 30 कस्टम केक्स पर डे व्हेन पुश्ड एट हॉलीडे टाइम, कि हॉलीडे टाइम अगर वो अगर उसको भी पुश करें ना तो 30 केक्स जो है मिनिमम बना सकते हैं पर डे। अगर अफेक्टिव कैपेसिटी को देखें तो मैक्सिमम आउटपुट रेट अंडर नॉर्मल रियलिस्टिक कंडीशन, के रियलिस्टिकली अगर हम एवरेज में देखें बेकरी जो है वो 20 केक बना सकती है कस्टम केक पर डे, वेयर एज जो उसके डिज़ाइन कैपेसिटी है वो 30 केक्स बनाने की है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन को हम एक्चुअल आउटपुट को डिवाइड करते हैं कैपेसिटी से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो आगे इसकी एग्जांपल दी हुई है कि जी एक बेकरी है, उसकी 30 कस्टम केक्स पर डे की कैपेसिटी डिज़ाइन कैपेसिटी थी, प्रोड्यूस वो 28 केक पर डे कर रहा है, ठीक है। और करंटली जो बेकिंग है बेकरी है वो 28 केक पर डे कर रही है। एवरेज के तौर पे अगर देखा जाए तो एवरेज उसके 20 कस्टम केक्स पर डे आ रही है अंडर रियलिस्टिक नॉर्मल कंडीशन। व्हाट इज़ द बेकरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रिलेटेड टू बोथ डिज़ाइन एंड इफेक्टिवनेस। तो अगर हम डिज़ाइन की पहले इफ़ेक्टिवनेस की बात करें, इफ़ेक्टिवनेस में हमारे पास क्या था वाला कि अंडर नॉर्मल कंडीशन में जो होते हैं ना हमारे पास वो आती हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास जो बन रहे हैं वो 20 केक्स होते हैं,
ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय डिज़ाइन कैपेसिटी, ये उन्होंने आगे सॉल्व किया हुआ है। इसको ज़रा सा अगर हम जूम कर लें तो 28 डिवाइडेड बाई 20 किया हुआ है। 28 यहाँ पे हमारे पास क्या है, एवरेज। 28 हमारे पास एक्चुअल आउटपुट है जो हम बनाते हैं, बना रहा है वो करंटली जो है ना, करंटली का मतलब है कि जो अभी करंट आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहा है। और 20 जो है हमारे पास इफेक्टिव कैपेसिटी है। तो हमने 28 को डिवाइड कर दिया 20 से और साथ मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो हमारे पास यूटिलाइजेशन इफेक्टिव आ जाएगा। तो इसी सिमिलरली हमें यूटिलाइजेशन डिज़ाइन भी अगर फाइंड करना है तो एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय कर देना हमें डिज़ाइन कैपेसिटी, जो कि हमारे पास 30 थी डिज़ाइन कैपेसिटी, हम बना 28 रहे हैं, उसको भी हम कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ आंसर जो आएगा उसकी इंटरप्रिटेशन ये लिखी हुई है कि द करंट यूटिलाइजेशन इज़ ओनली स्लाइटली बिलो इट्स डिज़ाइन कैपेसिटी। ठीक है, एंड कंसिडरेबली above its effective capacity. Bakery can only operate at this level for a short period of time. कि इस लेवल पे बेकरी जो है ना फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही ऑपरेट कर सकता है। तो यूटिलाइजेशन जो है इसकी स्लाइटली बिलो है इट्स की डिज़ाइन कैपेसिटी से। सो ये इसकी एक इंटरप्रिटेशन है। बाकी आगे इसमें बताया कि हाउ मच कैपेसिटी इज़ बेस्ट। तो द बेस्ट ऑपरेटिंग लेवल इज़ द आउटपुट दैट रिजल्ट्स इन लोएस्ट एवरेज यूनिट कॉस्ट। ठीक है, वो आउटपुट बेस्ट है जो कि लोएस्ट एवरेज यूनिट कॉस्ट पे रिज़ल्ट करे। ठीक है, जिसकी एवरेज कॉस्ट लोएस्ट हो। इसमें उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो होता है जहाँ पे कॉस्ट पे यूनिट ऑफ आउटपुट जो है ड्रॉप कर होती है एज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है आपकी कॉस्ट पे यूनिट डिक्रीज होने लग जाती है। इसमें एग्जांपल दी हुई है कि स्प्रेड द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, एंड इक्विपमेंट ओवर मल्टीपल यूनिट्स, अलाउ बल्क परचेजिंग एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो बल्क परचेज में हमारे पास जब चीज़ आती है तो हमारा ओवरऑल जो है वो यूनिट कॉस्ट पे यूनिट डिक्रीज हो जाती है। को फिक्स कॉस्ट जो है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब ये उसमें एग्जांपल दी हुई है इसकी कि जैसे जैसे हमारे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट है ना वो डिक्रीज़ होने लग जाती है। कि देखें ना हमारे पास ज़्यादा आउटपुट आ रहा है तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स ही है ना, तो वो फिर जितना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होता जाएगा एक फ़िक्स टाइम में हमारी फ़िक्स कॉस्ट कम होती जाएगी। ठीक है, तो वेयर द डिसइकोनॉमीज ये है कि जहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट राइज करे एज वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये वो टाइम है जहाँ पे एक इफेक्टिवनेस उस जो है जगह की ख़त्म हो जाती है, उस जो है वो वर्क की। और जब आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हो तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो दोबारा से इंक्रीज़ करने लग जाती है। ऑफन कॉस्ट बाय एक्सेस, लिखा एक्सेस ऑफ मच वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, लिखा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में काम करते हैं, ज़्यादा एक्सेस में आप जो है प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। और स्केजुअलिंग कम्प्लेक्सिटी आ सकती है और वेस्ट जो मटेरियल हो सकता है। ये उसके एक और डायग्राम बना के दिखाई हुई है कि जी इकोनॉमी ऑफ स्केल ये और यूनिट प्रोड्यूस है ना, तो राइट साइड पे जा रहा है तो वो इंक्रीज़ हो रहा है, साथ साथ एवरेज को डिक्रीज़ हो रही है। बेस्ट ऑपरेटिंग लेवल आपका वो है जहाँ पे ये पॉइंट शो कर रहा है। तो बाकी फिर से डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आगे अच्छा भी आ गया हमारे पास वो जो है न्यूमेरिकल। इसमें से हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। हमने डिज़ाइन करना है असेंबली लाइन को तो 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आगे सबसे पहले दिया हुआ कि हमने आइडेंटिफाई करना टास्क को और इमीडिएट प्रीडिसेसर्स को, ये हमें दिया होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, एक टेबल दिया होगा तो हमारा टास्क क्या है वो देखना है हमने, और हमारे इमीडिएट प्रीडिसेसर्स कौन है, क्या बनते हैं वो। तो वो हमने एक उसका ग्राफ भी बनाना है। डिटरमिन द डिज़ायर्ड आउटपुट रेट, के डिज़ायर्ड आउटपुट रेट कितना चाहिए वो भी हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। देन हम साइकिल टाइम को कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे थ्योरेटिकल जो है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशन हमें कितने चाहिए होंगे। देन हम असाइन करेंगे वर्क स्टेशंस को,
ठीक है। टास्क को असाइन करेंगे टू वर्क स्टेशंस और कंप्यूट करेंगे एफिशिएंसी, आइडल टाइम एंड बैलेंस डिले। तो ये हमें एग्जांपल दी हुई है उन्होंने विकीपीडिया की, और इसके डायग्राम जो है आगे वो आगे भी गिवन है, वो हम क्या पता वो हमें खुद बनाने के लिए भी कहते हैं। तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमने पहले भी बनाई हुई है। तो प्रीडिसेसर का मतलब ये है कि जो इससे पहले वाला काम है वो मतलब कि अगर हम बी को देखें, ए को देखें, ए का प्रीडिसेसर कोई नहीं है, रोलिंग डव। तो ये जो है 50 सेकेंड में टाइम कंप्लीट करता है अपना, इसको हम करते हैं। प्लेस ऑन कार्डबोर्ड बैकिंग, इसका प्रीडिसेसर ए है, फिर बी का ए होगा, सी का बी होगा। इस तरह सिमिलरली ये हमें जो है टेबल दिया होगा। टोटल टास्क टाइम 165 है। सबसे पहले हम स्टेप में क्या करें, ड्रॉ द प्रीसीडेंस डायग्राम होगी। तो हमने यही ए बी सी कर लेना। डी के बाद जो है ना, हमारे डी जो है वो तीन टास्क के ऊपर, तीन वर्क एलिमेंट के ऊपर जो है अप्लाई होता है। तो मतलब कि तीन का वो प्रीडिसेसर है। तो इसी तरह वो, इसका मतलब है कि ये जी से पहले डी आता है, एफ से पहले भी डी आता है, ई से पहले भी डी आता है। तो इस तरह हमने इसको लिख लेना है। देन उसके बाद नीचे फिर आगे उसका भी आगे देखें तो वो ई एफ जी जो है वो प्रीडिसेसर है एच का। तो एच फिर हमारे पास इस तरह पहुंच जाता है, ये इस तरह एरोज बन जाएंगे और ये इसकी डायग्राम बन जाएगी। सेकंड स्टेप देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में है डिटरमिन आउटपुट रेट। तो हमें वो भी गिवन होगा। यहाँ पे क्या है कि नीड्स, विकी नीड्स टू प्रोड्यूस 60 पिज़्ज़ाज पर आवर। ठीक है, पर आवर जो है उसको 60 पिज़्ज़ाज प्रोड्यूस करने हैं। फिर हम थर्ड क्या है हमारा स्टेप था कि साइकिल टाइम देखना। साइकिल टाइम देखेंगे तो हमारे पास ये है कि टोटल अवेलेबल टाइम होगा, उसको हम डिवाइड करेंगे विद जो हमारे पास जितना हमने रिक्वायर्ड यूनिट होता ना, डिज़ायर्ड आउटपुट जो हम चाहते हैं। तो 60 मिनट, 1 मिनट, 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, और उसके साथ जो है वो 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसको उन्होंने क्या किया है, सेकंड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। सेकंड्स को कन्वर्ट किया तो ये फिर उसका आंसर आता है 60 सेकेंड पर यूनिट। कि एक यूनिट को बनाने के लिए वो एटलीस्ट 60 सेकेंड वो जो है वो होने चाहिए इस डिज़ायर्ड आउटपुट को पूरा करने के लिए। मैक्सिमम आउटपुट को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि बोटल नेक के मैक्सिमम आउटपुट इज़ लिमिटेड बाय बोटल नेक टास्क, द लॉन्गेस्ट टास्क इन अ प्रोसेस। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट टास्क इन अ प्रोसेस जो है हमारे पास अगर देखें तो 50 सेकेंड्स का हमारे पास लॉन्गेस्ट टास्क है। तो हम इसको मैक्सिमम आउटपुट को देख लेंगे कि क्या मैक्सिमम आउटपुट में हमारा क्या आंसर आता है। कि अवेलेबल टाइम है बस 1 आवर था, 1 आवर के अंदर हम 72 यूनिट्स इस टास्क के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इस टास्क को अगर हम देखें, आगे हमने करना है डिटरमिन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेशंस। कंप्यूट करना है थियोरेटिकल मिनिमम नंबर ऑफ स्टेशंस। टी एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेशन नीडेड टू अचीव 100% एफिशिएंसी एवरी सेकंड इज यूज्ड। तो जितना हमारा टोटल टास्क टाइम होगा 165 हमारा टोटल सेकंड्स थे ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे 60 सेकंड्स पर स्टेशन के साथ। तो मेरे पास 2.75 आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करके 3 स्टेशंस कर देंगे। दैन उसके बाद हम असाइन करेंगे टास्क। यहाँ पे ये है कि हमने टास्क को स्टार्ट ऐसे करना है कि जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट टास्क होगा ना, हम उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसको ए टास्क कंसिडर करेंगे, ए टास्क के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम उसको साथ साथ देखें, अगर ए टास्क पे हमारे पास इसका प्रोड्यूसर कोई नहीं था, तो 50 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा वर्क एलिमेंट ए है। इसको अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखें हमारे पास फर्स्ट वर्क स्टेशन में हमारे पास ए है 50। हमने ए एलिजिबल जो टास्क है वो हमने इस तरह टेबल बना लेना जो बनाया हुआ है। एलिजिबल टास्क हमारे पास है ए, वो उसको टास्क जो हमने सेलेक्ट किया वो भी हमने ए ही सेलेक्ट किया है।
और टास्क टाइम उसका 50 था। तो हमारे पास आइडल टाइम का फाइंड करने का तरीका ये है कि एक टास्क को जो है ना एक साइकिल टाइम में से हमारा एक बस स्टेशन में जो हमारा टोटल साइकिल टाइम एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब कि टोटल साइकिल टाइम हमारे पास 60 सेकंड है ना, तो हमने एक बार स्टेशन के अंदर 60 सेकंड के अंदर ही हमारे टास्क रहना चाहिए, 60 से अबव नहीं जाए। तो 50 है हमारे पास टास्क टाइम, तो 60 माइनस 50 करेंगे तो 10 हमारे पास आइडल टाइम रह जाएगा। नेक्स्ट जो बी वाला टास्क है, वो जो प्लेस ऑन कार्ड बोर्डिंग बैकिंग है, उसमें 5 सेकंड लगते हैं, ठीक है। बी एलिजिबल टास्क था, बी टास्क सेलेक्ट किया, 5 सेकंड थे, तो 10 में से 5 माइनस किए तो 5 रह गए। तो हम थर्ड अगर देखते हैं सी वाला, तो सी में हमारे पास 15 सेकंड्स आते हैं, सॉरी ये आता है 25 सेकंड। तो हम इसको नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेशन 2 ले लेंगे, ठीक है। स्टेशन 2 हमने यहाँ पे लिख लिया, साथ सी लिख लिया, सी और 25 60 में से 25 माइनस किए 35 सेकंड रह गए। फिर डी लिया, डी के 15 लिखे हैं, तो 15 35 में से माइनस करेंगे 20 रह जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है ई एफ जी, जो है ना हमारा डी के प्रीडिसेसर है। तो ई एफ जी हमारे पास एलिजिबल टास्क है, ठीक है, ई एफ जी। इसमें से हमने हाईएस्ट वाला लेना है, सबसे पहले हाईएस्ट जो होगा ना हमने उसको लेना है। तो जी हमारे पास 15 था, ठीक है। ई एफ जी अगर देखें तो जी एड मशरूम ये 15 सेकेंड है, बाकी 10 और 12 है। तो 15 सेकेंड वाला पहले लेना है, जी ले लिया। तो 20 में से 15 की है, तो ये हमारे पास 5 रह जाएंगे। तो मतलब कि हम इसमें से भी अब थर्ड वाले स्टेशन पे जाएंगे। तीसरे में हम अगर जाते हैं, तो तीसरे में ई एफ हमारे पास रह जाता है। हमने जब जी ले लिया ना, तो हमारे पास बाकी फिर ई एफ रह जाता है। ई एफ में से भी हम हाईएस्ट लेंगे, उसमें से हाईएस्ट ई है 12, वो हमने फिर 60 में से माइनस किया 48 रह गया। फिर एफ़ ले लिया, एफ़ में से हमारे पास 10 है तो 38 रह गया। एच ले लिया, एच 18 है तो फिर 20 रह गया। 38 में से हमने जो है वो 18 माइनस कर देना, तो हमारे पास 20 रह जाएगा। फिर आई है, आई में से 15 है तो 5 रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका टेबल बन जाएगा। आइडल टाइम सबका कैलकुलेट कर लिया हमने। हमने साथ कैलकुलेट करना था एफिशिएंसी को। अब एफिशिएंसी को उन्होंने नीचे कैलकुलेट किया हुआ है कि जी 165 को डिवाइड कर दिया हुआ है 3 स्टेशन इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो इसको साथ मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो 91% हमारी एफिशिएंसी आ जाती है। और बैलेंस डिले निकालने का तरीका ये है कि 100% में से हमने इस एफिशिएंसी को माइनस करना है, तो हमारे पास बैलेंस डिले आ जाएगा। तो ये असम्बली लाइन करने का एक तरीका है, ठीक है। तो हमने असम्बली लाइन देख लिया है। असम्बली लाइन के बाद हमारे पास आ जाता है जी फैसिलिटी लोकेशन। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम देखें रियल एस्टेट में, तो लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन है। मतलब ये उन्होंने वो लतीफ़ा ही बना दिया है। तो फैसिलिटी लोकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग बेस्ट जियोग्राफिक लोकेशन फॉर अ सर्विस और प्रोडक्शन फैसिलिटी, ठीक है। बेस्ट जियोग्राफिक लोकेशन फाइंड करने के लिए हम जो है एक मेथड, 2-3 मेथड यूज़ करते हैं, हम वो देख लेते हैं। लोकेशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं, लाइक प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर, रिड्यूस, जितनी हमारी जो है वो सप्लायर के साथ जल्दी जो है हम पहुंच सकते हैं, सप्लायर हमारे पास, वो ज़्यादा अच्छी लोकेशन होगी। उससे क्या होगा, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ पेरिशेबल और बल्कि रॉ मटेरियल। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी कि हम जो पेरिशेबल होती हैं ना, जो शेल्फ लाइफ जिनकी होती है, जो डेड हो सकती हैं, वो जो है वो उनकी हमारी बचत हो जाएगी। प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर, हाई पॉपुलेशन एरियाज एंड एक्सेस टू कस्टमर। इस तरह की लोकेशन हो जहाँ पे पॉपुलेशन एरिया जो है हाई पॉपुलेशन एरिया हो और एक्सेस हो कस्टमर को। प्रॉक्सिमिटी टू लेबर हो, ठीक है, ये भी। लोकल वेजेस रेट्स होने चाहिए और एटीट्यूड टुवर्ड यूनिट्स, ये कुछ इसके दिए हुए हैं, ये फैक्टर हैं, ये भी पढ़ लो। लोकेशन एनालिसिस मेथड है हमारे पास। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक फैक्टर रेटिंग मेथड दिया हुआ है, एक लोड डिस्टेंस मॉडल दिया हुआ है, दो ही इसमें करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस शुड फॉलो 3 स्टेप्स, आइडेंटिफाई डोमिनेंट लोकेशन फैक्टर्स, देखें लोकेशन के फैक्टर्स देखने और उनको आपने वेटेज देनी है। डेवलप लोकेशन अल्टरनेटिव्स, कि लोकेशन की अल्टरनेटिव एक लोकेशन नहीं देखनी, तो उसके अलावा भी लोकेशन हो सकती हैं। एवेलुएट करना है लोकेशन के अल्टरनेटिव्स को। तो सबसे पहले फैक्टर रेटिंग स्केल को देखते हैं।
ये कुछ फैक्टर्स हैं, हम जो लोकेशन में देखते हैं हर। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, प्रॉक्सिमिटी टू फैमिली कैसी है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कैसा है, क्वालिटी लाइफ कैसी है, इन सब को जो है हमने एक एक 100 में से ना रेट कर देना है कि जी 100 में से 10 जो है वो 10 जो है वो इसका वेट है कॉस्ट ऑफ लिविंग का, 20 इसका, 30 10 30, ये टोटल बनाता है 100। तो हमने फिर 1 to 5 के स्केल पे दोनों लोकेशन को रेट करना है कि 1 to 5 के स्केल पे अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखा जाए तो वहाँ का लोकेशन सबसे अच्छी है कॉस्ट ऑफ लिविंग वाइज, तो 5 दे देना। अगर लोकेशन 2 को देखें वहाँ तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी नहीं है। इसी तरह सिमिलरली सबको दे देना स्कोर। स्कोर देने के बाद हमने वेटेड स्कोर निकालना है, तो हमने क्या करना है 5 को मल्टीप्लाई करना है उसके फैक्टर वेट से, तो हमारे पास 50 80 60 इसका टोटल आ जाना है। तो जिसका फैक्टर वेट ज़्यादा, जिसका वेटेड स्कोर ज़्यादा होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे फैक्टर को, ठीक है, क्योंकि वो ओवरऑल उसमें जो है वो उसका वेट ज़्यादा, उसका वेटेड स्कोर ज़्यादा होगा, तो लोकेशन अच्छी है उसकी, मतलब दूसरी लोकेशन से। अगर 3 लोकेशन होगी तो यही बस यहाँ पे लोकेशन 3 आ जाएगी, लोकेशन 3 आ जाएगी, और इसी तरह उसको करना है। फिर एक सेकंड उसका जो मेथड दिया हुआ है वो ये लॉन्ग डिस्टेंस मेथड दिया हुआ है कि आपने जो है ना आपको वो दे देगा कि जी नया जो है ना मैट्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरिंग वेयर टू लोकेट ए वेयर हाउस इन ऑर्डर टू सर्विस इन फोर, मतलब कि कह रहा है कि वो एक वेयर हाउस खोलना चाह रहा है वो, तो उसको समझ नहीं आ रही, 2 लोकेशंस उसके माइंड में है कि ये वाली लोकेशन पे जाना है कि वो वाली लोकेशन में जाना है, तो उसने मैंस फील्ड और स्प्रिंग फील्ड को है वो जो है वो कंसिडर कर रहा है। तो अब क्या है कि हमने चेक करना है कि जो हमारी ओरिजिनल लोकेशन है स्प्रिंग फील्ड, उससे मैनसफील्ड कितना दूर है, ठीक है, और मतलब कि बाकी 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 जो हमारी लोकेशंस है ना उनका हमने कंसिडर करना है कि मतलब कि स्प्रिंग फील्ड हमारी बाकी लोकेशन से कितना दूर है और मैन फील्ड हमारी बाकी लोकेशन से कितना दूर है। जो कम दूर होगा ना ओवरऑल उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो इसका तरीका यही है, इस तरह आपने टेबल बना लेना है। सिटी लोड आपको गिवन होंगे 15 10 12 4, ये लोड गिवन होंगे। डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका ये है कि अगर हमने फ़र्ज़ करें क्लीवलैंड का फाइंड करना डिस्टेंस विद फॉर स्प्रिंग फील्ड और क्लीवलैंड का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अब स्प्रिंग फील्ड ये है, क्लीवलैंड ये है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 11 22, यहाँ पे 6 6.5 दिया हुआ है, तो 11 में से 6 माइनस कर देना है 22 में से, और प्लस कर देना है 22 माइनस 6.5, ठीक है। ये एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा ए माइनस बी अगर नाम है, इसको ए पॉइंट ले लो, इसको बी पॉइंट ले लो, ठीक है, तो ए माइनस बी करना है। तो इसी तरह ये 20.5 4.5 5 7.5 इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है लोड को डिस्टेंस के साथ, तो लोड डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, उसको कैलकुलेट कर लेना है लोड डिस्टेंस स्कोर। सिमिलरली इसी का भी आपने ऐसे ही करना है, जो जिसका स्कोर जो है सबसे कम होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। द लोड डिस्टेंस स्कोर फॉर मैंस फील्ड इज़ हायर दैन स्प्रिंग फील्ड, ठीक है, मैंस फील्ड का ज़्यादा है स्प्रिंग फील्ड से, सो वेयर हाउस शुड बी लोकेटेड इन स्प्रिंग फील्ड से लोकेट स्प्रिंग फील्ड में लोकेट होना चाहिए, ठीक है। ये इसके छोटी सी जो है एग्जांपल थी लोड डिस्टेंस स्कोर की।